तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 के थोड़ा ऊपर लिख रहा है क्या? ये नीचे से लिख लो, थोड़ा नीचे से लिखो भैया थोड़ा। एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 6। ठीक है, ये करने वाले हम इंडेक्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 6 ये करने वाले हैं। तो आप सभी अभी अभी अपनी बुक्स खोल लो, सभी के सभी अपनी बुक्स खोल लो। सबसे पहले हम इंडेक्स क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं भी यहाँ पर बुक खोल रहा हूँ। सबसे पहले हम इंडेक्स क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। आ जाओ सबसे पहले पेज नंबर 95 पे। पेज नंबर 95 पे आ गए सारे? हाँ भैया। ठीक है, अब सबसे पहले कहता है कि why is diffusion insufficient to meet oxygen requirements in multicellular organisms like humans। तो देखो मैंने आपसे डिस्कस करा था कि जो डिफ्यूजन है वो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन कर सकती है। जो डिफ्यूजन है वो क्या कर सकती है? चीजों का ट्रांसपोर्टेशन कर सकती है। जो डिफ्यूजन है उससे गैसेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं ना। जब एक पॉइंट पर किसी गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और दूसरे पॉइंट पर उस गैस की कंसंट्रेशन कम होती है, तो वो गैस ज्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ जाती है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था डिफ्यूजन। ठीक है, तो अब जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या जिनका बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल होता है और छोटा होता है, ठीक है, उनमें डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। लेकिन जो बड़े ऑर्गेनिज्म है या जो हायर ऑर्गेनिज्म है या जिनका बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि बड़े बड़े प्लांट्स और बड़े बड़े एनिमल्स या ह्यूमंस जैसे कि हम, उनमें डिफ्यूजन प्रोसेस से काम नहीं चल पाएगा, है ना। जैसे कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्पेशल पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से हमारे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। लेकिन छोटे ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन से ही हो जाता है, बड़ों में नहीं हो पाता। तो इसका मेन क्वेश्चन ये है कि जो डिफ्यूजन है वो छोटे ऑर्गेनिज्म में तो ट्रांसपोर्टेशन कर देता है ऑक्सीजन का, बट जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्यों नहीं कर पाता, है ना। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहली बात तो क्या थी कि जो हमारा डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। डिफ्यूजन क्या है? स्लो प्रोसेस है। मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन क्या है? स्लो प्रोसेस है ना। और वो ऑर्गेनिज्म जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जो ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी फटाफट से आए, है ना, उनके लिए इतनी स्लो प्रोसेस से काम नहीं चलेगा, है ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक बात और कि डिफ्यूजन होने के लिए क्या होता है कि एक तरफ किसी गैस की अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए और दूसरी तरफ उस गैस की अमाउंट कम होनी चाहिए। ऐसा होने के लिए जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ही छोटा होना पड़ेगा। ऐसा होने के लिए हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटा होना चाहिए। क्यों? अगर बॉडी स्ट्रक्चर छोटा होगा तो हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं वो बाहर के एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं क्या रहेंगे? बाहर के एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। अब जैसे मेरा शरीर है, मेरे जो पेट के अंदर सेल है वो बाहर के एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं है, बस जो मेरी स्किन के सेल्स हैं यही बाहर के एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो इन्हीं को ऑक्सीजन मिल पाएगा। जो अंदर वाले सेल है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। वहीं पर अगर एक छोटा ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें सेल ही बहुत कम है तो ऑलमोस्ट सारे सेल सरफेस पर ही होंगे, तो उसमें डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन वो ऑक्सीजन का कर सकते हैं, है ना। तो डिफ्यूजन होने के लिए क्या होना चाहिए? all the cells should be in direct contact with the external environment। ठीक है, डिफ्यूजन होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि मेरी बॉडी में जितने भी सेल हैं वो सारे के सारे सेल बाहर के एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए, तभी मेरा काम हो पाएगा डिफ्यूजन से, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है। पहली बात तो ये कि डिफ्यूजन क्या है? स्लो प्रोसेस है। और दूसरी बात ये कि डिफ्यूजन होने के लिए हमारे जो बॉडी के सेल हैं वो सारे के सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए। अगेन यही चीज भी सिर्फ छोटे ऑर्गेनिज्म या सिंपल ऑर्गेनिज्म में हो सकती है। हायर ऑर्गेनिजम्स में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है उसमें ये दोनों चीज नहीं हो सकती, इसलिए उनमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन प्रोसेस से नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। हम क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है
वो अलाइव है कि नहीं। तो देखो अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग में मूवमेंट की बात करता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है, जैसे कि अगर मैं चल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं जिंदा हूँ, अगर मैं चल नहीं रहा या मैं हिल डुल नहीं रहा तो इसका मतलब मैं जिंदा नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपने और ध्यान से पढ़ा हो तो आगे उसने बात करी थी कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स तो मूवमेंट करते ही, प्लांट तो एक ही पॉइंट पर खड़े रहते हैं अपनी लाइफ टाइम में, तब भी प्लांट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो मूवमेंट इज नॉट द ओनली फैक्टर दैट कैन डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, और वेदर सम ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। तो हम क्या फैक्टर डिसाइड करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेसेस को कंडक्ट कर रहा होगा या जिसकी बॉडी में भी लाइफ प्रोसेसेस हो रही होंगी, लाइफ प्रोसेसेस मतलब जिसकी बॉडी में भी लाइफ प्रोसेसेस हो रही होंगी, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस हो रही होंगी। लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या है, न्यूट्रिशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, अगला क्या है, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं ये बताने के लिए हम क्या बोलेंगे कि अगर वो अपनी लाइफ प्रोसेसेस कंडक्ट कर रहा है, यानी कि अगर वो न्यूट्रिशन ले रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है और एक्सक्रीशन कर रहा है, तो इसका मतलब वो लिविंग है। अगर वो ये सारी चीजें नहीं कर रहा तो वो नॉन लिविंग है, ठीक है। और बच्चों हमें पता है कि जो एक सिंपल सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट जो लिविंग स्ट्रक्चर होता है वो सेल होता है, और सेल ये सारी चीजें करता है। तो अगर सेल करता है तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को करनी चाहिए, है ना। तो कोई लिविंग है या नहीं हम कैसे बताएंगे, अगर वो अपनी लाइफ प्रोसेस कंडक्ट कर रहा है तो वो लिविंग है, अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो वो नॉन लिविंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बाहर से क्या-क्या रॉ मटेरियल्स यूज करता है। तो रॉ मटेरियल्स हम बोलेंगे जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से अपना रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं वो क्या करते हैं, वो तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सनलाइट, ये सारी चीजें लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली फूड लेते हैं बाहर से, ठीक है। तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं, और जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं वो डायरेक्ट फूड लेते हैं। आप आंसर में क्या बोलोगे कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं, और जो हेटेरोट्रॉफिक करते हैं वो डायरेक्ट फूड गेन करते हैं अपने आसपास से। नेक्स्ट कहता है व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। कौन सी ऐसी प्रोसेसेस होंगी जिनको आप एसेंशियल बताओगे लाइफ के लिए। तो हम फिर से ये चार प्रोसेसेस का नाम लिखेंगे, बोलेंगे कि ये चारों प्रोसेसेस क्या है, एसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग लाइफ, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज नंबर 101 पे। यहाँ तक पर के भैया इससे पहले का आंसर बताना क्या है, कौन सा, फोर्थ का क्या है, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एज एसेंशियल फॉर यही चार प्रोसेसेस का नाम लिखना, स्टार्ट, ठीक है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। अब आ जाओ पेज नंबर 101 पे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये हम क्लास में डायरेक्ट, बच्चों जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे जो कि मैंने आपको नोट्स में डिफरेंस की टेबल बना के दे दी है, या वो क्वेश्चन जो मैं क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ सीधी तरह से, वो मैं आपको ऐसे ही बोल दूंगा कि बच्चों ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप फिर से रेज कर देना कि ये मुझे बता दो, ठीक है। बाकी जो अलग क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारे आज की क्लास में चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, तो इसकी मैंने डिफरेंस की टेबल बना के आपको दे रखी है, ठीक है। क्लास में भी डिस्कस करा था इसके बारे में, तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। अगला है where do plants get each of the raw material used for photosynthesis। तो प्लांट्स जो है वो अपना रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं। तो प्लांट्स का रॉ मटेरियल क्या होता है, CO2 होता है, वाटर होता है, सनलाइट होता है और क्लोरोफिल होता है। CO2 को कहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर से लेता है। वाटर को कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है, रूट्स की मदद से। सनलाइट उसको डायरेक्टली सन से मिलती है, और क्लोरोफिल उसकी लीव्स में पहले से ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। यही लिखा था इसमें आपको, जो रॉ मटेरियल है वो उसको मिलते कहाँ से, ठीक है, ये बताना। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में एसिड का क्या रोल है, हमारे स्टमक में जो एसिड का रोल है वो क्या है, एक तो क्या है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का, सॉरी जो हमारा एसिड है, एसिड का रोल क्या है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का है वो तो किसका है, वो तो पेप्सिन का। एसिड का काम क्या है, पेप्सिन को भी एक्टिवेट करने के लिए, टू प्रोवाइड बेटर फंक्शन देने के लिए, टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम,
acidic medium for better action of पेप्सिन, ताकि पेप्सिन क्या कर सके, अच्छे से काम कर सके। अच्छा, इसके अलावा आप एक और लिख सकते हो पॉइंट कि जो एसिड है वो बैक्टीरिया को भी किल करता है, जो हमारा एसिड है वो बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, थोड़े बैक्टीरिया को मार भी देता है जो हमारे फूड में। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या है? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चों, आपको आंसर पता होता है, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। वो कह रहा है डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, जरा मुझे डाइजेस्टिव एंजाइम बताना कौन है। जैसे पेप्सिन हमारा एक डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, ट्रिप्सिन भी हमारा लाइब्रेरी एमाइलेज डाइजेस्टिव एंजाइम है, लाइपेज भी हमारा एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज ये भी हमारा क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करना। चारों क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम। इनका काम क्या है? इनका काम होता है टू कन्वर्ट फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया, प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और लाइपेज क्या करता है? फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ये सारे काम करने का काम करते हैं। अगला कहता है हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको कैसे डिजाइन किया गया है? तो हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम क्या कहते हैं? विलाई। ये क्या करते हैं? लार्ज सरफेस एरिया होता है इनका, लार्ज सरफेस एरिया और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, उनको ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और ज्यादा सरफेस एरिया देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे चलते हैं पेज नंबर 105 पर। पेज नंबर 105 पर आ जाओ। मानव तुमने लीड कर दिया था क्या? हाँ जी, ये कहता है पहला क्वेश्चन है व्हाट एडवांटेज। अच्छा, इससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, छोटे मोटे नोट्स हैं जो कि आप लिख के रख लेना, कभी आप ऐसे पेज पलटोगे तो आपको ध्यान आएगा, बातें ध्यान आएगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों, यही हमारे रिवीजन पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स को देखकर ही आपको आंसर याद आएगा, इसलिए इन पॉइंट्स को ऐसी रफ रफ मत समझा करो, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास ऑक्सीजन अनलिमिटेड अमाउंट में या सफिशिएंट अमाउंट में, लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास ऑक्सीजन क्या है? लिमिटेड अमाउंट में। क्यों? क्योंकि जो उनको ऑक्सीजन मिलती है वो वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में मिलती है, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? अपना ब्रीथिंग रेट हाई रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन व्हिच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वो क्या अलग अलग तरीके हैं जिनसे जो हमारा ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो इसका भी मैंने फ्लो चार्ट बनाया था कि जो ग्लूकोज है वो पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर उसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो क्या बनाता है? CO2 प्लस H2। अगर एब्सेंस होगी ऑक्सीजन की तो वो क्या बनाएगा? इथेनॉल। और अगर लिमिटेड अमाउंट होगी तो वो क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड। अच्छा, इनकी साइड क्या होगी? ये जो ग्लूकोज से पायरुवेट का कन्वर्जन होता है, ये हमारा कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में। ये हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। ये जो इनकी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है ये हमारा कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ये हमारी बॉडी में तो होता नहीं,
ये किस में होता है? यीस्ट में होता है, इन यीस्ट, ठीक है। और लिमिटेड अमाउंट वाला कहां पर होता है? मसल सेल्स। ये कहां पर होता है? हमारी मसल सेल्स में होता है, ठीक है। भैया अगर हम एग्जाम में ये बना देंगे तो हो जाएगा? बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। भैया अगर हम एग्जाम्स में ये क्या कह रहे हो? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन हमने यही बना दिया, बाकी लोगों को आवाज आ रही है क्या इनकी? नहीं सर। नहीं सर। नहीं भैया, नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप एक काम करो, मैसेज में लिख के बता दो बेटा। सर वो कह रहे हैं कि ये जो डायग्राम है हम इसे एग्जाम में बना सकते हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो। सर इथेनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है सर। क्या कह रहे हो? सर या इथेनॉल के साथ इथेनॉल के कार्बन साथ डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी भी तो होगी। एनर्जी सबके साथ है, ये यहाँ पे भी एनर्जी है, इधर पे भी एनर्जी है, और इधर पे भी एनर्जी है, ठीक है। चलो ये हो गया। इसके बाद क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन कराता है? हीमोग्लोबिन कराता है। और जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन है वो कहां पर होता है? ब्लड में, डिसॉल्व फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में, ठीक है। ये क्या, इसको क्या चाहिए? एक स्पेशल रेस्पिरेटरी पिगमेंट चाहिए जो इसको उठाकर लेकर जाए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये उसमें डिसॉल्व फॉर्म में घुलता हुआ बहता हुआ उसके साथ साथ चलेगा। अगला कहता है हाउ आर लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो हमारे लंग्स है उनका डिजाइन किस तरह किया गया है जिसकी वजह से जो एक्सचेंज हो सके गैसेस का वो मैक्सिमम हो पाए। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर ये आ रहा मान लो ये हमारे लंग्स में स्ट्रक्चर डिवाइड हो गया। अब जो इसका एंड है, अगर इसका एंड ऐसे ही हो जाता, अगर इसका एंड ऐसे हो जाता, ठीक है, तो ज्यादा सरफेस एरिया मिलता, या इसका एंड ऐसे हुआ तो मुझे ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा। इसके साथ ब्लड वेसल्स को अटैच होना है, ब्लड वेसल्स को जुड़ना है, और इसके साथ भी ब्लड वेसल्स को जुड़ना है, तो ज्यादा सरफेस एरिया कहां पर मिल पाएगा? यहाँ पर या यहाँ पर? सेगमेंट वाले में। बलून वाले में, है ना। और यहाँ पर इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होने के लिए जगह दी है कि ऑक्सीजन बैठकर चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड उतर जाएगा। तो हम बोलेंगे कि लंग्स को क्या डिजाइन किया गया? हम बोलेंगे हमारे लंग्स के अंदर क्या है? बलून लाइक स्ट्रक्चर है। बलून लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम है क्या? एल्वियोलाई, ठीक है। वो क्या करता है? एक ज्यादा लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। जो हमारा एल्वियोलाई है ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है larger surface area for the exchange of gases, ठीक है। गैसेस का एक्सचेंज के लिए larger surface area प्रोवाइड कराता है। ये क्लियर है सभी को? ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ अगला पेज नंबर 110 पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ये कहता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके कंपोनेंट्स क्या है? तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल, ठीक है। हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल। बच्चों मैंने ना एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी बुक खोली हुई है कंप्यूटर में ही, तो उसकी वजह से मैं जूम को देख नहीं पा रहा हूँ। जैसे अभी मानव ने लेट ज्वाइन करा था तो मुझे पता नहीं चला था कि ये वेटिंग रूम में। तो अगर आप में से कोई लीव कर जाता है और दोबारा ज्वाइन करता है तो मैंने व्हाट्सएप वेब खोला हुआ है, साथ में मुझे मैसेज कर देना, तो मुझे उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने बुक खोल रखी है साइड में, तो इसलिए मुझे जूम में पता नहीं चल रहा। अगर कोई
वेटिंग में है, ठीक है। हाँ, तो बोलता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो 3 कंपोनेंट है, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल। और इस आंसर को आपको ब्रीफ में लिखना है, हमने इसको पढ़ा तो बहुत डीप में, आपको इसको ब्रीफ में लिखना है। ब्रीफ में आप कैसे लिखोगे, आप बोलोगे कि जो हार्ट है, मैं यहाँ पर फ्लो चार्ट की फॉर्म में बता रहा हूँ, आप पहले इस फ्लो चार्ट को बनाओगे, उसके बाद आप हार्ट के बारे में लिखोगे, ठीक है। आप इसमें बोलोगे कि हार्ट हमारा क्या है, पंपिंग ऑर्गन, और ये क्या करता है, ब्लड को ऑक्सीजन को, जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है उसको सेल्स में फटाफट पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, फटाफट पहुंचाने का काम करता है। जो हमारा ब्लड है ये क्या करता है, कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को और साथ में गैसेस को भी, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को और गैसेस को कैरी करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और जो ब्लड वेसल्स है इनका क्या काम होता है, ये एक चैनल प्रोवाइड कराती है ब्लड के लिए, चैनल फॉर ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके अंदर होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये उसको एक चैनल प्रोवाइड कराती है, ये क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। वो कह रहा है कि जब हमने फिशेस की बात करी थी, वो कहता है जब हमने फिशेस की बात करी थी और रेप्टाइल्स की बात करी थी, तो हमने बताया था कि उनमें 2 चेम्बर्ड और 3 चेम्बर्ड हार्ट से भी काम चल जाता है ना। लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि जैसे मैमल्स हैं और बर्ड्स हैं, तो उनमें हम बोलते हैं कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, इसकी मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी मिक्सिंग होगी तो ट्रांसपोर्टेशन स्लो हो जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक मान लो वन वे रोड है, उसमें लोग इस तरफ से भी जा रहे हैं और उस तरफ से भी आ रहे हैं, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन स्लो हो जाएगा, बीच में जाम वगैरह भी लग सकता है। और दूसरा केस वो है कि जिसमें एक रोड है जिसमें सारे के सारे आगे की तरफ जा रहे हैं और दूसरी रोड है जिसमें सारे के सारे इधर की तरफ आ रहे हैं, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन क्या है, फास्ट हो जाएगा, जाम वगैरह नहीं लगेगा। तो हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, तो हम ये क्या हम चाहते हैं कि एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो ट्रांसपोर्टेशन भी फटाफट हो, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसलिए हम मिक्सिंग इनकी अलाउ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि मेन रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि हम मिक्सिंग अलाउ क्यों नहीं कर सकते, ड्यू टू हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसलिए टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड अदर एक्टिविटीज। बच्चों देखो, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं आपको पूरा समझा दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा, आपके समझ आ जाएगा, पर उसके बाद भी कई बच्चों को ऐसा फील हो सकता है कि यार मैं इसमें आंसर नहीं कर लिखूं, तो मैं साथ में जो भी पॉइंट लिखता हूँ ना, जैसे मैंने इसके बारे में लिखा पंपिंग ऑर्गन, कैरिंग न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट, गैसेस, चैनल फॉर ब्लड, ये 2 पॉइंट लिखे। आप चाहे कितनी भी उसमें बातें लिखते रहो, लेकिन ये की पॉइंट्स होते हैं, इनको आपको जरूर मेंशन करना है आंसर में, ठीक है। जैसे पंपिंग ऑर्गन, न्यूट्रिएंट, वेस्ट, गैसेस, चैनल फॉर ब्लड, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमारे लिए, इसलिए हम इनकी मिक्सिंग अलाउ नहीं होने दे सकते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना बाद। नेक्स्ट कहता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में, हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स, इनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए हमारे कौन कौन है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम हमारा क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और फ्लोएम हमारा क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, एक ट्रांसपीरेशन की मदद से और एक रूट प्रेशर की मदद से। 2 पॉइंट लिखवाए थे मैंने आपको। और ये जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है ये क्या करता है, एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ये क्या है, रूट प्रेशर, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में हमारे 2 टिश्यू है, एक जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कैसे, एक तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की मदद से, दूसरा रूट प्रेशर की मदद से। रूट प्रेशर से नीचे से वो पुश करता है ऊपर की ओर वाटर को। जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
ट्रांसलोकेशन। ये हमारे मेन की पॉइंट्स हैं इस आंसर के। ये क्लियर है? अब कहते हैं हाउ इज, अच्छा जो इसका ठीक है, उसने क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बस कंपोनेंट्स पूछे थे कि कंपोनेंट्स क्या है, तो कंपोनेंट्स क्या है, जाइलम और फ्लोएम, इतना ही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है, उसके अगले क्वेश्चन में वो हमसे बोलता है कि वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसमें हम ये जाइलम की बात कर लेंगे, और उससे अगले क्वेश्चन में बोलता है कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो हम उसमें फ्लोएम की बात कर लेंगे। एक साथ हमने 3 क्वेश्चन निपटा दिए। अब आ जाओ फटाफट से पेज नंबर 112 पर, पेज नंबर 112 पर आ जाओ। हाँ जी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो देखो पिछली क्लास में मैंने स्ट्रक्चर उसका बनाना भी सिखाया था, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना कैसे, और फंक्शनिंग भी सिखाई थी। नेफ्रॉन में हमारे मेन 3 पार्ट है, फिर से बता रहा हूं मैं आपको, हालांकि हम पढ़ चुके हैं। 3 पार्ट है। पहला है हमारा बोवेंस कैप्सूल जिसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, दूसरा हमारा ट्यूबुलर पार्ट है जिसको हम हेनलीज लूप भी कहते हैं, ठीक है, और तीसरा पार्ट है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। पहला पार्ट है हमारा ग्लोमेरुलस, दूसरा पार्ट है हमारा ट्यूबुलर पार्ट, और तीसरा पार्ट है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। ग्लोमेरुलस जो होता है बोवेंस कैप्सूल के अंदर होता है, जो ट्यूबुलर पार्ट होता है उसको हम हेनलीज लूप भी कहते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट में सामान इकट्ठा होता है। सबसे पहले ग्लोमेरुलस में ब्लड की सफाई होती है, फिर जो यूरिन वगैरह निकल के आता है वो ट्यूबुलर पार्ट में फिर से रीअब्सॉर्ब होता है, उसमें से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर वगैरह रीअब्सॉर्ब होते हैं, और जो बचा हुआ सामान है वो कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है। ये हमारी स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग है नेफ्रॉन की। अगला कहता है व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो प्लांट क्या-क्या मेथड इस्तेमाल करते हैं, जो गैसेस का है, जैसे कि गैसेस, उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है गैसेस में क्या ऑक्सीजन है, उसको स्टोमेटा पोर्स की मदद से बाहर निकाल देते हैं। जो वाटर होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो ट्रांसपिरेशन से उसको बाहर निकाल देते हैं। और जो फूड है, फूड के लिए वो कई बार अपने किसी पार्ट में वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा करेगा और उस पार्ट को थोड़े टाइम बाद गिरा देगा। वो जो पार्ट है वो पत्ती भी हो सकती है, वो फ्रूट भी हो सकता है, वो सीड भी हो सकता है, और कोई अलग पार्ट भी हो सकता है, जैसे कि कई बार स्टेम में से गम निकल रहा होता है, कई पेड़ होते हैं जिसमें से गम निकल रहा होता है, ठीक है, वो भी उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। इसके अलावा कई क्या करते हैं, रूट्स की मदद से सॉइल के अंदर अपना वेस्ट प्रोडक्ट भी छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। जो यूरिन प्रोड्यूस होना है उसकी अमाउंट रेगुलेट कैसे की जाती है, तो हम बोलते हैं कि रेगुलेट की जाती है किस बिहाफ पे, कि हमारी बॉडी में पहले से वाटर कितना है, हमारी बॉडी में पहले से वाटर कितना प्रेजेंट है। अगर हमारी बॉडी में वाटर की कमी है तो वाटर को हम रीअब्सॉर्ब करेंगे, अगर हमारी बॉडी में वाटर सफिशिएंट अमाउंट में है तो हमको वाटर को रीअब्सॉर्ब करने की जरूरत नहीं है। इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन भी बोलते हैं। टाइम कितना बचा है इसका, 7 मिनट बचे, ठीक है। अब आ जाओ एक्सरसाइज पर, आ जाओ फटाफट, कोशिश कर रहे हैं हम कि फटाफट से खत्म कर लें इनको। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है जो किडनी हमारा, वो ह्यूमन बीइंग्स के कौन से पार्ट का, कौन से सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीशन का पार्ट है। अगला कहता है जो जाइलम है प्लांट्स में, वो किसके लिए रिस्पांसिबल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए। थर्ड क्वेश्चन कहता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमें क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी चाहिए होता है, क्लोरोफिल, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ All द of the ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कौन सा वाला था, अभी मैंने बनाया था पायरुवेट, माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत अच्छा समझा आपने, अभी अभी मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 5 जो फैट है उनका डाइजेशन कैसे होता है, फैट का डाइजेशन कैसे होता है और कहां पर होता है। तो मैं बोलूंगा कि सबसे जो हमारा फैट, इसको मिटा देता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट लेगा एक बार फटाफट से। हाँ देखो, जो हमारा फैट आ रही है बेटा, जो इसकी साइट ऑफ डाइजेशन है, जो इसकी साइट ऑफ डाइजेशन है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका डाइजेशन होता कहां पर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जो हमारा बाइल जूस है, सबसे पहले जो हमारा बाइल जूस है वो बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल्स टू स्मॉल, ठीक है, बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट के ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा लाइपेज है, ठीक है, जो कि इसको डाइजेस्ट करता है और इसको फैट को किस में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल, और ग्लाइसरॉल, ठीक है, ये इसका।
इसकी जो साइट ऑफ डायलेशन है वो कहां पर है? स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका डायलेशन होता है। सबसे पहले बायोजूस बड़े-बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे-छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है और उसके बाद जो हमारा लाइपेज है वो उसको फैटी एसिड, अच्छा सॉरी जो लाइपेज है हमारा ये फैट को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट फैट। उसके बाद जो हमारा इंटेस्टाइनल फ्लूइड है वो करता है फाइनली, ये क्या करता है? फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा। सलाइवा का क्या रोल है? सलाइवा का क्या रोल है कि पहली बात तो वो फूड को वेटी मीडियम देता है ताकि फूड जो है इजीली मूव कर पाए इसोफेगस में। अगर खाना गीला होगा तो मूवमेंट आसान होगी, सूखा होगा तो किसी भी चीज को मूव करने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहली बात तो ये उसको एक वेटी मीडियम देता है। और दूसरा, इसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है? शुगर में कन्वर्ट करता है। जब मैंने बताया था तो मैंने दोनों पॉइंट लिखवाए थे आपको। अगला कहता है व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? क्लोरोफिल होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, CO2 होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं तो हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। और बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं इसके बाय प्रोडक्ट क्या आते हैं? ऑक्सीजन आता है हमारा बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में। अगला है एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसकी भी मैंने आपको टेबल बना के दी हुई है। 9th क्वेश्चन है एल्वियोलाई कैसे डिजाइन है, ये भी हमने अभी डिस्कस करा था। बलून लाइक स्ट्रक्चर है, गैसेस का एक्सचेंज ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कहता है कि अगर किसी इंसान में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस करा था। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो ऑक्सीजन जो है वो सेल्स में कम स्पीड से पहुंचेगा। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो धीरे हो जाएगा। ऑक्सीजन धीरे पहुंचेगा तो एनर्जी भी धीरे धीरे बनेगी। तो जो बच्चा हमारा वो एनेमिक हो सकता है, कमजोर हो सकता है, फिजिकल एक्सरसाइज करने में भी उससे क्या आ सकती है? दिक्कत आ सकती है। और उसकी बॉडी में एनर्जी कम है, इसकी वजह से क्या होगा? वो स्लो भी हो जाएगा और बीमार वगैरह भी जल्दी पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में एनर्जी कम है ना। अगला क्वेश्चन है डबल सर्कुलेशन क्या होता है और नेसेसरी क्यों है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जाइलम फ्लोएम में डिफरेंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है एल्वियोलाई और नेफ्रॉन, ये हमने डिस्कस नहीं करा। एल्वियोलाई और नेफ्रॉन के अंदर डिफरेंस समझ लो बच्चों। जो एल्वियोलाई हमारी, आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो एल्वियोलाई हमारी वो कहाँ प्रेजेंट होती है? सबसे पहले एल्वियोलाई हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है। जो नेफ्रॉन है वो हमारी किडनी में प्रेजेंट होती है। किडनी में एल्वियोलाई जो है वो गैसेस का एक्सचेंज करती है। जो नेफ्रॉन है वो हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। जो एल्वियोलाई है वो हमारी फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है। जो नेफ्रॉन है वो हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। जो एल्वियोलाई है उसका स्ट्रक्चर बलून लाइक स्ट्रक्चर है। जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर सरफेस एरिया के बारे में भी आप बोल सकते हो कि जो एल्वियोलाई है उसका सरफेस एरिया बड़ा है, जो नेफ्रॉन है उसका सरफेस एरिया कम है, क्योंकि वो क्लस्टर की फॉर्म में, गुच्छे की फॉर्म में। ये मैंने आपको 5 डिफरेंस बता दिए। 5 डिफरेंस बता दिया, आप वीडियो को दोबारा देख लेना। क्या बताएं? सबसे पहले एल्वियोलाई लंग्स में प्रेजेंट है, नेफ्रॉन हमारा किडनी में प्रेजेंट है। एल्वियोलाई जो है गैसेस का एक्सचेंज करता है, नेफ्रॉन हमारा ब्लड फिल्ट्रेशन करता है। जो एल्वियोलाई है हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है, जो नेफ्रॉन हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। चौथा मैंने क्या बताया था कि एल्वियोलाई जो है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन जो है वो क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर है। जो एल्वियोलाई है ये क्या करता है हमारा, एल्वियोलाई का सरफेस एरिया ज्यादा है और नेफ्रॉन का जो सरफेस एरिया है वो कम है। और इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए एक्सरसाइज के भी। जाइलम फ्लोएम में डिफरेंस में तो कोई डाउट नहीं है ना, मैंने उस दिन यहाँ पर डिस्कस भी करा था, क्लास में भी टेबल बनाई थी। वो तो भी है, 9th में भी है, 9th में भी था, मतलब वो हो जाएगा, ठीक है। और डबल सर्कुलेशन भी बताया था। अगर हार्ट 2 बार होकर गुजरेगा हमारे को, अगर ब्लड 2 बार हार्ट से होकर गुजरेगा तो डबल सर्कुलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों आपका इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज का डिस्कशन था। हमने इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब जो अगली क्लास होगी, मेरी बात ध्यान से सुनना। आज की क्लास में कई बच्चों ने मुझे नोट्स लिखकर सेंड नहीं करे। आज की क्लास में मुझे कई बच्चों ने नोट्स को लिखकर सेंड नहीं करा है। अगली क्लास जो होगी उसमें मैंने कर दिया सर। सभी को नोट्स प्लस टेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज, ये जिस बच्चे ने पहले से नोट्स खत्म कर लिए हैं वो बच्चा नोट्स की फोटो खींच के भेज देगा अपने पुराने वाले, उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे ने नोट्स कर लिए उसके लिए एक काम करना,
जिसने नोट्स नहीं करे, इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज मैंने पहले भी दी थी और मैंने आपको बोला था जब हम डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद एक बार और करेंगे। तो अगली क्लास का होमवर्क आपका नोट्स प्लस इंटेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज ये सारा आपको करना है, ठीक है। अगली क्लास में फिर हम इससे कुछ डाउट्स वगैरह पूछेंगे, कुछ मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये कोई टेस्ट वेस्ट भी होगा? टेस्ट की मैं सोच रहा हूँ बच्चों, बताऊंगा जैसे ही कुछ होगा।